हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जी के। तो यहाँ में हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसके क्लास 7 का थर्ड लेक्चर है। इसका नाम है आर चेंजिंग अर्थ। तो इससे पहले हमारी जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 6 चैप्टर्स थे, वो हमने 6 की वीडियो बना दी और हमारे यूट्यूब चैनल पड़ी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। और साथ में इसके जो पहले 2 चैप्टर्स है वो भी हमने क्या हालत है अपने चैनल पे डाल दिए। अगर वो भी आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। जैसे आपको पता है कि जो ज्योग्राफी है बहुत ही मतलब ज्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है, तो आपके मतलब बहुत ज्यादा स्कोरिंग चांसेस है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप। सिमिलरली हमारे चैनल पे हमारी साइंस की भी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। जैसे आपको पता है कि सीडीएस, सीएपीएफ या अलग अलग एग्जामिनेशंस में साइंस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली बनते हैं। तो आप वो जाके देख सकते हो ताकि आप साइंस में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। साथ में अगर आप मैथ्स की पैरेलली तैयारी करना चाहते हो तो हमारी जो क्या आते हैं चैनल पे एक मैथ्स की भी सीरीज चल रही है। उसमें अब तक हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और जो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट है वो सब क्या उनकी वीडियो बना दी है। तो आप वो जाके देख सकते हो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो में आर चेंजिंग अर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेयर प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of molten magma inside the earth. तो सिंपली आपने सुना होगा कि जैसे एक होती है यूरोशियन प्लेट होती है हमारी पूरी, एक जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ये हम क्यों बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा पूरा अर्थ है, ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। मान लो एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। जैसे मान लो अगर हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक इस तरीके के प्लेट में है, ये पूरा हो गया मतलब यूरेशिया। तो ये जो हमारे प्लेट्स होते हैं ये मूव होते रहते हैं। आपने जैसे पहले देखा होगा कि जो अफ्रीका था, जो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो अफ्रीका के पास में आता था इस जगह पे। पर वो कुछ मतलब वो बहुत ही मिलियंस ईयर पहले था। फिर वो यहाँ से जो ये प्लेटें पूरी मूव करके हमारी जाके कहाँ टकरा गई, ये यूरेशियन प्लेट में टकरा गई, जिस वजह से यहाँ पे हमारे जो क्या कहते हैं ये हमारे जो हिमालयाज है ये फॉर्म हुए। तो जो ये मूवमेंट है किस वजह से होती है, यहाँ पे सिंपली वही बताया हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और इसी वजह से बहुत बार अर्थक्वेक भी आते हैं। फिर इन्हें हम कहते हैं जो ये प्लेट्स है इन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेयर प्लेट्स। फिर द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजिंग चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे जैसे ये चेंज होते रहते हैं मतलब मूवमेंट होती है, वैसी जो हमारा अर्थ है वो चेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारी अर्थ थी बहुत मिलियंस ईयर्स पहले, वो पहले ऐसे दिखती थी। मतलब जो ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स है वो एक ही साथ जुड़े हुए थे और उन्हें हम कहते थे पेंजिया। फिर उसके बाद कुछ और साल बाद, मतलब कुछ और मिलियन साल बाद, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। वो था हमारा लॉरेंशिया और गोंडवाना। तो लॉरेंशिया था ऊपर वाला जिसमें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका आता है, और जो बाकी था अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जैसे इंडियन प्लेट है यहाँ पे, ये अंटार्कटिका, ये सब आता था गोंडवाना लैंड में। उसके बाद जो आज हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये हो गया हमारे यहाँ पे यूरेशिया पूरी प्लेट, ये हो गई हमारी इंडियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, कुछ इस तरीके। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया है the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. तो सिंपली जो अर्थ के सरफेस के अंदर होती है वो होती है एंडोजेनिक, और जो सरफेस के बाहर होती है वो होती है एक्सोजेनिक। तो यहाँ पे अर्थ मूवमेंट्स बताया कि एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से। तो एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर कौन कौन सी होती है, सडन फोर्सेस होती है, जैसे भाई अर्थक्वेक आता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, ये सब आती है हमारे एंडो में, मतलब एंडोजेनिक, जो अर्थ के अंदर हो रही है। फिर अर्थ के बाहर कौन सी हो रही है, नहीं जैसे इसमें एक और तरीके होते हैं, वो थे डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स। अब जैसे हमारे फोल्ड माउंटेन्स बने, मतलब हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं जैसे हिमालयास, तो ये किस वजह से हुए, ये हुए हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है। मतलब एक प्लेट यहाँ से आ रही है, दूसरी प्लेट यहाँ से आ रही है, तो ये दोनों जाके जब टकराते हैं तो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ये हमारी एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक्सोजेनिक फोर्स जो सरफेस के बाहर हो रही है, अब ये क्या है, जैसे इरोजन होता है मान लो रिवर की वजह से, कि रिवर जो सैंड है वो एक जगह से लेकर जाती है दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती है। फिर विंड की वजह से, विंड भी एक जगह से सैंड लेके जाती है दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती है। फिर सी वेव्स की वजह से भी हमारा जो इरोजन होता है, और ग्लेशियर्स की वजह से भी इरोजन होता है। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. तो जो मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, ये जो होती है हमारे एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो वोल्केनो क्या होता है, तो वोल्केनो होता है हमारे, मान लो जो एक अर्थ का सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, पर इसमें कभी कुछ यहाँ पे ओपन रह जाता है जो नीचे की तरफ से, ऐसा मान लो ये हमारा सरफेस कुछ इस तरीके से रह जाता है। तो जो यहाँ पे नीचे लावा होता है, ये जो लावा है पूरा,
लावा, इसे मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये जब लावा यहाँ से मतलब हीट होता रहता है, तो हीट होता रहता है तो ये ऊपर आता रहता है, और जब ऊपर आता है तो एक सडन इरप्शन होता है। मान लो ऊपर हल्का से कवर हो गया, तो जब एक सडन इरप्शन होगा तो उस वजह से लावा हर जगह फैल जाता है। तो फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो, जो ये लावा का मतलब जो हमारे वोल्केनो का डायग्राम है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो मैग्मा या लावा होता है वो होता है अंदर। फिर ये जैसे ये होगी हमारी मेंटल, ये क्रस्ट, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फिर ये लावा जो ये वेंट है, इस वेंट के थ्रू आता है ऊपर। और फिर ये बीच बीच में थोड़े से क्रेविसेस भी होते हैं, क्रेविसेस या फिर वेंट्स, जिस वजह से जो हमारा लावा है वो ऊपर की वजह इस साइड साइड से भी बाहर आने लगता है। फिर ये होता है क्रेटर। क्रेटर वो होता है मतलब जो एक मेन, जो सबसे बड़ा जो वो होता है, मान लो एक रीजन जिस जहां से लावा निकलता है, वो बन जाता है यहाँ पे एक क्रेटर। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव, द surface of the earth vibrates. These vibrations are called earthquake. The place in the crust where the movement starts is called the focus, and the place on the surface above the focus is called the epicenter. अब मान लो जब यहाँ से हमारी जो हमारी एक टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव होना शुरू हुई, तो जिस वजह से जिस पॉइंट पे जो मान लो मूव होना शुरू हुई, इस वजह से यहाँ पे वेव्स आए, अलग अलग वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो जो ये पॉइंट है मतलब ग्राउंड के अंदर है, ये अभी हमारे सरफेस पे नहीं है, ये ग्राउंड के अंदर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोकस। ये हमारा फोकस। पर अगर हम इसी को एकदम ऊपर ले जाए, एकदम क्या बोलते हैं जस्ट ऊपर, और ग्राउंड पे उस पॉइंट को लेके जाए, तो वो पॉइंट हो जाता है हमारा एपिसेंटर। तो यहाँ पे यही चीज इसमें दिखाई हुई है, वो हो जाती है एपिसेंटर। फिर ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे द सेंटर। अब सिंपली क्या है, मतलब जहां पे ये अर्थक्वेक आएगा उसी जगह पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। पर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उस अर्थक्वेक के एपिसेंटर से, वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन कम होती जाएगी। फिर जो अर्थक्वेक के 3 वेव्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये चीजें याद रखनी, कौन कौन सी वेव्स है, उनका क्या क्या यूज है। तो जो सबसे पहली वेव है वो है हमारी पी वेव। तो पी वेव क्या होती है, पी वेव होती है हमारी प्राइमरी वेव या फिर प्रेशर वेव्स। इन्हें हम ये और क्या होती है, होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये क्यों, ये होती है सबसे फास्टेस्ट वेव। मान लो जो जब भी हमारे एक अर्थक्वेक आएगा, तो ये सबसे पहली वेव होगी जो हमारे सरफेस पे या फिर कहीं मतलब जहां से हम जैसे सीस्मोग्राफ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सबसे पहले आके टकराती है पी वेव। फिर ये किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे आपका मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैशियस हो। तो ये चीज आपको याद रखनी कि पी वेव किसी भी मीडियम से टकरा सक वो किसी भी मीडियम से पास हो सकती है, और सबसे फास्टेस्ट वेव होती है। फिर जो हमारी सेकंड वेव है वो एस वेव या फिर सेकेंडरी वेव। अब ये कौन सी वेव होती है ट्रैवर्स वेव्स। और ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास होती है, सिर्फ सॉलिड। ये लिक्विड और गैसेस से पास नहीं होती। और ये जो हमारी पी वेव्स है उनके बाद आके टकराती है, तो सेकंड वेव है। फिर हमारी थर्ड वेव है एल वेव्स। तो जो एल वेव्स होती है, यही जो पूरा डिस्ट्रक्शन है वो लेकर आती है। हमारी पी वेव्स और एस वेव डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं लेकर आती, ना के बराबर होता है, मतलब हमारे सरफेस पे। पर जो एल वेव्स है ये जब आती है तो यही डिस्ट्रक्शन लेके आती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर जैसे अब आपको पता होगा जो 2001 में भुज अर्थक्वेक आया था, उसमें बहुत ज्यादा जो डिवास्टेशन आपको मतलब रिजल्ट्स आए थे वो आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं, मान लो बहुत बार कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जो बहुत बार नोटेड डाउन भी है। वो है स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। तो जो हमारे एनिमल्स है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फिश इन द पॉन्ड्स गेट्स एजिटेटेड। जो फिश की मूवमेंट से आप पता कर सकते हो। फिर जो स्नेक्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर आपने कभी कभार नोटिस करा होगा, अगर आपका कोई पेट डॉग है वो भी थोड़ा अलग बिहेव करने लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरे जो अर्थक्वेक था भुज का, उसके बारे में बताया हुआ कि वो आया था 6.9 मैग्नीट्यूड का। वो मतलब रिश्टर स्केल पे ये आया था मेनली भुज टाउन में ऑन 26 जनवरी 2001। तो हमारे जो रिपब्लिक डे था उस दिन आया था ये। फिर यहाँ पे 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स की डेथ हो गई थी, और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो इस वक्त ये हुआ था कि मान लो जो मतलब ये स्कूल टाइम पे जैसे मतलब एक नॉर्मल डे था, वहाँ लोग मतलब अपने मतलब जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन चल रहा था उस वक्त अर्थक्वेक आया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुई, इतना ज्यादा मतलब डेथ्स हुए। जो हमारी बिल्डिंग्स थी उनमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं क्रैक्स आए, बहुत सी बिल्डिंग्स तो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो गई। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल। तो हम किस पे देखते हैं, रिश्टर स्केल, ये आपको पता होना चाहिए। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। तो जो 2 से कम का जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ना के बराबर ही डैमेज करता है। फिर एक एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। तो जो 5 का अर्थक्वेक है, ये इस तरीके से शेक करता है कि आपकी जो कुछ चीजें होंगी जो खड़ी है वो गिर जाएंगी। फिर 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। तो जो 6 से अबव होना शुरू हो जाता है,
तो वो हो जाता है हमारे थोड़े ज़्यादा डैमेज देने वाले अर्थक्वेक, जिससे आपकी मतलब जो बिल्डिंग्स है वो भी क्रैक डाउन हो सकती है, आपके रोड्स फट जाएँगे, इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो होती है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है जब अर्थक्वेक आता है तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको एक सेफ स्पॉट ढूँढना है, सेफ स्पॉट में क्या है? अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ अ वॉल। फिर स्टे अवे फ्रॉम, हमें किन किन चीजों से दूर रहना है, वो हमारे फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स एंड फ्रेम्स। तो ऐसी जगह से हमें दूर रहना है जहाँ जिससे आपको मतलब कुछ भी हार्म हो सकता है, जैसे हमारे मिरर्स हो गए क्योंकि वो टूट जाएंगे तो शीशा लग जाएगा। फिर जो फायर वाली चीजें, मान लो हमारा किचन में जो भी चीजें हैं उनसे भी हमें दूर रहना है। फिर अगला है बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो सिंपली ये चीज मतलब आप जितना अवेयर करोगे लोगों को, उतने ज्यादा ही कम डैमेज होगा। फिर हम आगे देखते हैं। अब वो हमने पढ़े थे, वो थे हमारे क्या बोलते हैं एंडोजेनिक, जो अर्थ के अंदर आया था। अब यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन क्या होता है? अब यहाँ पे वेदरिंग इज द ब्रेकअप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब वेदरिंग क्या है? वेदरिंग सिर्फ जो हमारे रॉक्स होते हैं उनका ब्रेकअप होता है, किस वजह से? जैसे हमारी मान लो विंड की वजह से हो गया, फिर वाटर या फिर रिवर की वजह से हो गया, फिर ग्लेशियर की वजह से हो गया, रेन की वजह से हो गया, इन सब तरीके से होता है वेदरिंग। फिर इरोजन क्या है? इरोजन इज वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. The process of erosion and deposition create different landforms in the surface of the earth. तो ये भी सेम ही चीज है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इरोजन होता कैसे है और उसका मतलब क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे द हाईएस्ट वाटरफॉल, चलो वाटरफॉल के पहले हम देख लेते हैं। अ वर्क ऑफ ए रिवर, यहाँ पे द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली इन साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो सिंपली क्या बोल रहे हैं, मान लो जैसे हमारी एक रिवर फ्लो होती है। अब जब जब यहाँ पे नॉर्मल लैंड है तो रिवर सिंपली आगे फॉल होती रहेगी। अब मान लो यहाँ पे एक सडन स्टीप आया, तो जो वाटर है वो ऐसे फॉल होगा। तो जब ये फॉल होगा ये बना देता है वाटरफॉल। तो जो हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है यहाँ पे एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स कहाँ पे है? वेनेजुएला में। तो ये चीज भी आ सकती है आपके एग्जाम में। फिर जो कुछ फेमस वाटरफॉल्स है वो भी हम पढ़ लेते हैं। नाइग्रा फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स का है कनाडा और यूएसए बॉर्डर पे। फिर है विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स का है जाम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर पे। यहाँ पे एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मियंडर्स। तो मियंडर्स क्या होते हैं? अब जैसे अब जब हमारे माउंटेन्स पे रिवर चलती थी तो ऑलमोस्ट वो सीधी सीधी जैसे जैसे स्टीप स्लोप है वैसे वैसे मूव होती रहती थी। पर अब जब ये प्लेन एरिया हो गया तो हमारी जो रिवर है वो ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे मूव होती है। तो जो इस तरीके से मूव हो रही है, तो अब जो ये एक एंगल बना रही है, ये होता है हमारा मियंडर। मियंडर। तो जो ये मियंडर है ये कभी कभार ऐसा होता है, मान लो अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, इस तरीके से मान लो हमारी जो ये मियंडर है ये बनता जा रहा है और ज्यादा। फिर कभी एक बार ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारा वाटर फ्लो वो इस तरीके से सीधा चला जाएगा, तो जो ये हमारी पूरी लेक है वो लेक अलग से कट जाएगी और जो हमारी रिवर है वो इस तरीके से फ्लो होती रहेगी। तो जो ये रिवर कटती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑक्सबोलोई। फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबोलो। फिर it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its banks. This leads to the formation of flat fertile floodplain. The raised banks are called levees. तो आपने देखा होगा जब भी मान लो अगर आप किसी रिवर पे देखते हो तो जो हमारा नॉर्मल लैंड होता है वो इस तरीके का होता है, और यहाँ पे भी एक हाइट ऑलमोस्ट हाइट हो जाती है जो हमारी मेन रिवर होती है। जो मान लो जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मान लो अगर समर में सिर्फ इतना इतना पानी रहेगा, जो हमारा विंटर सीजन हो जाता है, मतलब विंटर नहीं, जो रेनी रेनी सीजन हो जाता है तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से पानी आ जाता है। तो जो ये चीज है ना ये हो जाता है हमारी लीवाइस, और जो ये होता है ये हो जाता है फ्लड प्लेन। ये लीवाइस हो गए LEVES, और ये हो गया हमारा फ्लड प्लेन जो ये वाला है, ये एरिया हो गया फ्लड प्लेन। फिर हम आगे चलते हैं। तो रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जैसे जैसे रिवर और मतलब नीचे जाती रहेगी, जब भी हमारे ओशन या सी के आसपास आ जाती है तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू कर जाती है। मान लो एक मेन रिवर ये थी, तो एक छोटा पार्ट, एक छोटी स्ट्रीम वहां चली गई, छोटी स्ट्रीम यहाँ चली गई, छोटी स्ट्रीम यहाँ चली गई। तो ये स्ट्रीम होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्योंकि ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो पानी को लेकर आती है, वो हो जाती है हमारी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज। फिर यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। अब डेल्टा क्यों फॉर्म होता है? डेल्टा फॉर्म होता है मान लो जो हमारे पहले जब रिवर आती है, यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो जब हमारे ऊपर से रिवर आ रही होगी तो उसका जो मान लो बहाव है वो बहुत तेज होता है, मान लो स्पीड तेज होती है। तो जो यहाँ से हमारी सैंड सिल्ट जो भी हमारा वो चीजें होंगी
वो सब इकट्ठा मतलब लेके जाती रहेगी। पर जब ये आ जाती है हमारे मतलब ओशन के आसपास, तो जो इसका बहाव है बहुत स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि जो ये सॉइल है या फिर जो भी सैंड है, इसको और ज्यादा आगे तक ले जा पाए। तो ये जो हमारे सॉइल है ये होता रह जाता है इस जगह पे। तो मान लो जहाँ पे इकट्ठा हो गया, इसके साइड से एक स्ट्रीम जा रही है, इसके साइड से स्ट्रीम जा रही है, फिर यहाँ इकट्ठा हो गया, उसके उधर से स्ट्रीम जा रही है। तो इस तरीके की जो चीज होती है ये बन जाता है हमारे डेल्टा। तो हमारा लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? हमारा लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये कहाँ पे? ये हमारा जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे है वहां पे है। और ये दो रिवर्स की वजह से फॉर्म होता है। एक है हमारी गंगा रिवर और दूसरी है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर हम आगे देखते हैं वर्क ऑफ सी। अब तक हमने देखा कि जो हमारे क्या कहते हैं वो अर्थ क्यों कैसे होता है, वोल्केनो, और जो हमारे रिवर के इरोजन है वो। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी इरोजन क्या होते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे हॉलो लाइक केव्स आर फाउंड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ पे मेन इरोजन है वो इस तरीके के होते हैं। सबसे पहले मान लो ये हमारा एक पूरा पत्थर सा था। अब यहाँ पे बार बार वेव्स आई, वेव्स यहाँ पे आके टकराती रही टकराती रही टकराती रही। तो ये कुछ टाइम बाद ऐसा मतलब एक पूरा इस तरीके से गैप सा आ जाएगा। ये बीच से दिखा रहा हूँ, मान लो इसमें आ जाएगा गैप। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है? ये बन जाते हैं सी केव। फिर एक टाइम ऐसा आता है, मान लो जो हमारा पत्थर है वो सिर्फ इतना सा है। पहले इतनी बड़ी केव बनी सिर्फ कि ये वाला पार्ट जो वेव ने इरोड कर दिया। फिर जब और ज्यादा वेव आती रहेंगी तो ये पूरा जो पार्ट है वो इरोड हो जाएगा। तो हमारा जो मेन वाला जो बच जाएगा वो कुछ इस तरीके का बच जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सी आर्क। फिर जब एक ऐसा पॉइंट आता है जो ये वाला एरिया ये टूट के नीचे गिर जाता है, या फिर चाहे किसी भी वजह से, चाहे विंड की वजह से, चाहे वेव्स की वजह से। तो जो ये स्टैंड सिर्फ ये दो क्या बोलते हैं, दो रॉक से रह जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारा स्टैक। STACK। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स थे, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते ओनली क्या सबसे पहले क्या होना? सी केव्स। फिर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। तो सी आर्क्स बन जाते हैं जब सिर्फ रूफ रह जाता है। फिर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब सी क्लिफ क्या होता है? अब आपने बहुत बार देखा होगा कि मान लो इस तरफ से बहुत ज्यादा जो हमारी वेव्स है वो आती टकराती रहती है। तो हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो मान लो पहले अगर इस तरीके के थे, तो जब ये वेव्स आके टकराती रहे तो ये वाला एरिया ये इरोड हो जाता है, जो हमारी क्लिफ ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके की रह जाती है। तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है हमारी क्लिफ। फिर हम आगे देखते हैं। अब है जो हमारे क्या कहते जो सी का इरोजन था, या जो हम कह सकते हैं वेव्स का इरोजन था, वो इतना ही था। अब देखते हैं वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस। अब सबसे पहले ग्लेशियर। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर सिंपली होते हैं जो हमारी आइस मतलब स्नो या आइस जब क्या बोलते हैं गिरती है, तो वो उसे हम थोड़ा और ज्यादा जब प्रेशर पे आती रहती है तो वो आइस बन जाता है। आइस बन के और ज्यादा प्रेशर में होते रहता है, लेयर्स ऑफ लेयर्स, लेयर्स ऑफ लेयर्स, इस तरीके से बनते रहते हैं। तो ये बन जाते हैं हमारे ग्लेशियर्स। तो ये ग्लेशियर्स को फॉर्म होने में बहुत ज्यादा साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये मतलब जो क्या बोलते हैं जब ये पिघलते हैं तो पिघलने में भी ना अच्छा खासा टाइम लगता है। जैसे बर्फ की तरह अगर आपने बर्फ बनाए तो आप बाहर रख दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने थोड़ी देर में पिघल जाएगा। पर जो ग्लेशियर्स है उन्हें पिघलने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर हम आगे देखते हैं। द materials carried by the glacier such as rock, big and small, sand and silt gets deposited. These deposits form glacier moraines. अब यहाँ पे क्या होता है? जब ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं, जब ये नीचे फ्लो होते रहते हैं, तो ये एक ऐसी जगह बना देते हैं, वो होता है हमारा ग्लेशियर मोरेन्स। तो ये डिपॉजिट करते हैं जो हमारा क्या आता है, क्या क्या डिपॉजिट करते हैं? ये हमारा स्मॉल एंड बिग रॉक्स होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, तो इन सबको डिपॉजिट करते हैं। तो ये बनाते हैं हमारे ग्लेशियर मोरेन्स। तो आपको जो ये वर्ड है मोरेन्स, ये आपको याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे जो हमारे ग्लेशियर के कुछ टर्म्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे देख सकते हो ये हमारा एक पूरा ग्लेशियर। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट हो गया वो हो गया हमारा पीक। उसका जो ये जो पॉइंट आ रहा है, मान लो जो ये एक ऊपर से बाहर से निकल के आता है, ये होता है एरीट। फिर मान लो इस जगह पे पूरा ग्लेशियर था, वो अचानक से पूरा जैसे एवलांच आता है कुछ जाता है वो पूरा नीचे गिर जाता है। तो ये जो एरिया बन जाती है होता है सिरक या फिर कौरी। फिर यहाँ पे इसी तरीके से जब ये और ज्यादा गहरा होता रहता है तो ये बन जाता है टान। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी ये पूरी वैली है, इसका एक पूरा पार्ट ये नीचे गिर गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हैंगिंग वैली। फिर ये जो गिर रहा है ये वाटरफॉल, और ये हो जाता है हमारा यू शेप। इसे हम इस पूरे जो एरिया को है इसे हम कहते हैं यू शेप वैली। अब जो हमारे मोरेन होते हैं वो सिंपली होते हैं, मान लो जैसे ये हमारा ग्लेशियर आके गिरा, अब यहाँ पे जो कुछ पत्थर या ऊपर की जो कुछ सैंड थी वो मान लो इस जगह पे इकट्ठी हो गई, वो हो जाता है मोरेन। नीचे इकट्ठी हो गई, वो हो जाता है एंड मोरेन। तो ये हो जाते हैं हमारे मोरेन। तो ये जो टर्म्स है हमारे ग्लेशियर्स के, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ कवर कर लिया था अभी वर्क ऑफ आइस। अब हम यहाँ पे चलते हैं वर्क ऑफ विंड की तरफ। तो विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स। फिर डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स।
तो जब वो डेजर्ट में होता है, डेजर्ट में क्या हो जाता है, बहुत बार आपने ऐसे कुछ रॉक्स देखे होंगे, नीचे पतले हो जाते हैं, ऊपर में थोड़े बड़े रह जाते हैं वो, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स फॉर्म क्यों होते हैं? अब मान लो जब यहाँ पे विंड बहुत तेजी से चलती है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका जो रॉक है ये थोड़ा टाइट होता है, मतलब जो ये विंड है इसे कंप्लीटली इरोड नहीं कर पाती, पर जो नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो रॉक था, मान लो पहले ऐसे था, तो ये जो पूरा हिस्सा था, ये जो हिस्सा था, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं और विंड इसे कंप्लीटली इरोड कर देती है, तो ये यहाँ पे बन जाते हैं हमारे मशरूम रॉक्स। फिर यहाँ पे व्हेन विंड ब्लोस इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन द लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब क्या होता है, अब आपके सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? मान लो इस तरफ से बहुत तेज विंड चल रही है, जो पार्टिकल्स उठा के लेके जाती है और इकट्ठे करती रहती है, तो जो हमारा सैंड ड्यून बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे। तो ये हमारा ये हो जाता है एक विंडवर्ड साइड की, यहाँ से हमारी जो हवा है वो चलती है, इस तरफ से इस तरफ को जाती है हमारी विंड। और जो ये दो पॉइंट हो जाते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं हॉर्न, ये हो जाते हैं हॉर्न। और जो इसको इस पूरे को सैंड ड्यून को हम क्या कहते हैं, एक और जो हमारा टर्म है वो होता है हमारा बर्चन। तो ये इस तरीके जो टर्म्स है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ये हमारा हो गया विंडवर्ड साइड, और विंड जाएगी हमारी इस तरफ। तो जो हमारी सैंड है वो इधर से आके ऐसे ऊपर इकट्ठी होती रहती है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over long distances. When such sand is deposited in the large scale, it is called loess. तो लोएस क्या होते हैं? लोएस होते हैं, मान लो अब जैसे एक एरिया हो गया, जैसे मान लो हमारा कोई भी एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट से जब हम मतलब सैंड जो है विंड लेके जाती है, तो बहुत दूर दूर तक लेके जाती है। फिर कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे वो जो डेजर्ट नहीं होता, पर फिर भी उस जगह पे आपको सिर्फ मतलब इस तरीके की मिट्टी मिल जाती है, जो डेजर्ट वाली मिट्टी मिल जाती है। तो वो एरिया, तो ये हो गया हमारा लोएस। यहाँ पे जो ये पूरा एरिया है ये डेजर्ट नहीं है, पर जो डेजर्ट की मिट्टी है यहाँ पे उड़ के आ गई है, इसलिए इसे हम कहते हैं पूरे एरिया को लोएस। फिर जो मशरूम रॉक थे वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। जो ये नीचे वाला पार्ट था, ये इरोड हो चुका है बहुत ज्यादा, पर जो ऊपर वाला पार्ट है ये इरोड नहीं हुआ है। फिर इस तरीके से दिखते हैं हमारे मशरूम रॉक। फिर हम देखते हैं जो हमारे बर्चन क्या है। अब यहाँ पे बर्चन जैसे हमने अभी बताया था, बर्चन या फिर सैंड ड्यून, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हो विंड की डायरेक्शन हमारी राइट से लेकर लेफ्ट में जा रही है, तो वो एक इस तरीके से स्लोप बना लेते हैं। और जो ये दो पॉइंट्स है इन्हें हम कहते हैं हॉर्न। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी मेजर और माइनर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो हमारी मेजर प्लेट्स है वो है हमारी पूरी सात। कौन कौन सी? वो अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। तो हम यहाँ पे इमेज के थ्रू देखते हैं। मेजर प्लेट्स होगी कौन सी? हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई ये हो गई पैसिफिक प्लेट दूसरी, तीसरी हो गई हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, चौथी होगी एंटार्क्टिक प्लेट, पांचवी अफ्रीकन प्लेट, छठी यूरेशियन प्लेट और सातवीं ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये सात प्लेट हो गई हमारी जो मेजर प्लेट्स है। फिर हम जाते हैं हमारी माइनर प्लेट्स कौन कौन सी है। माइनर प्लेट्स है सबसे पहले, जो इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हो गई हमारी कैरिबियन प्लेट। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ इमेज के थ्रू ही बता देता हूँ। जो हमारी माइनर प्लेट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कौन कौन सी वो बता रहा हूँ, ये हमारी कैरिबियन प्लेट। तो आपको याद रखना कैरिबियन प्लेट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। फिर उसी के बगल में हमारी कोकोस प्लेट, तो ये दोनों भी एक माइनर प्लेट है। फिर यहाँ पे जो हमारे साउथ अमेरिका है उसके जो वेस्टवर्ड साइड में वो हमारी नास्का प्लेट, और साउथवर्ड साइड में स्कॉटिया प्लेट। फिर यहाँ पे अगर हम यूरेशिया के नीचे आते हैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, मतलब जो इंडियन प्लेट है वो एक माइनर प्लेट है। फिर यहाँ पे जो अरेबियन प्लेट है ये एक माइनर प्लेट है, और सोमाली प्लेट है ये एक माइनर प्लेट है। और यहाँ पे जो ये फिलीपींस फिलीपींस सी वाली ये भी एक माइनर प्लेट है। तो ये सारी हमारी मेजर माइनर प्लेट्स हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए कौन सी सात मेजर प्लेट्स हैं। और जो बाकी माइनर प्लेट्स हैं उन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्लेट कहाँ पे है। तो हम चलते वापस एनसीईआरटी की तरफ। तो जो एनसीईआरटी की जो टॉपिक्स थे वो इतने ही थे। अब हम यहाँ पे फिर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वाई डू प्लेट्स मूव? प्लेट्स किस वजह से मूव होती है? जो हमारे मोल्टन मैग्मा या लावा है, इसकी मूवमेंट की वजह से हमारी प्लेट्स मूव करती है। फिर व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? जो अर्थ के सरफेस के बाहर होती है, मान लो जैसे हमारा इरोजन हो गया, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, ये सब। तो एंडोजेनिक क्या? एंडोजेनिक जो अर्थ के सरफेस के अंदर होती हैं, जैसे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये सब। फिर यहाँ पे इरोजन क्या? इरोजन हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारे मान लो जो भी सॉइल है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो लेके चला मतलब विंड की वजह से या वाटर की वजह से लेके जाते हैं, तो हो जाता है इरोजन। फिर हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म? फ्लड प्लेन्स क्या थे? फ्लड प्लेन सिंपली मान लो ये हमारी एक रिवर है इस तरीके से, तो इसके जो रिवर के आसपास एक थोड़ा सा उठा हुआ एरिया बन जाता है, ये हो जाता है फ्लड प्लेन। ये किस वजह से होता है? ये होता है हमारे रिवर के डिपोजिशनल फीचर की वजह से। जो रिवर सैंड लेकर आता है हमारे ऊपर से माउंटेन से, वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं,
तो ये एक ऊपर थोड़ा मतलब उठ जाता है जो मेन रिवर है उसके एरिया से। तो जो हमारे समर सीजन होता है उसमें हमारी रिवर नीचे होती है, पर जब जो हमारा क्या कहते हैं रेनी सीजन आता है उसमें जो फ्लो बढ़ जाता है, तो वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है, तो जो ये फ्लड प्लेन्स है ये भी कवर हो जाते हैं उस वक्त। फिर आगे देखते हैं वाटर सैंड ड्यून। तो सैंड ड्यून कहते हैं, सैंड ड्यून हमारे एक डेजर्ट के फीचर होते हैं। जो सैंड ड्यून है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये हो जाता है हमारा विंडवर्ड साइड, मतलब यहाँ से हमारी विंड आती है और इस तरफ को जाती है। ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं। और इसे हम सैंड ड्यून का दूसरा नाम क्या है, दूसरा हम कहते हैं बर्चन। बर्चन, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हाउ आर बीचेस फॉर्म, बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं? बीचेस फॉर्म होते हैं जो हमारी क्या कहते हैं सी वेव है उनके डिपोजिशनल फीचर की वजह से, ये आपको याद रखना है। कौन सा फीचर? डिपोजिशनल। डिपोजिशनल। तो जो हमारी क्या बोलते हैं वेव्स है, मान लो जैसे यहाँ से हमारी वेव्स आ रही है, तो यहाँ पे वेव क्या करती है, जो इनमें सैंड वैंड जो भी चीज होती है वो सब लाके जो हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पे लाके इकट्ठा कर देती है। तो जो यहाँ पे सब पूरा इकट्ठा हो जाता है हमारा सैंड सिल्ट ये सब, इस वजह से बन जाता है हमारा बीच। फिर आगे देखते हैं वाटर ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या है? ऑक्सबो लेक्स हमारी एक मतलब ऐसी लेक्स हैं जो हमारे रिवर से कट थ्रू हो जाती है। तो ये कहाँ पे होती है? हमारी प्लेन्स में होती है। जब हमारी जो रिवर्स है वो मियंडर्स बनाती है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो इरोजन की वजह से, मान लो इरोजन होता रहा होता रहा होता रहा, तो ये एक बार इस तरीके से कुछ बन जाती है। फिर जो वाटर का फ्लो है वो नीचे की तरफ से हो जाता है, तो जो ये वाला एरिया बनता है ये पूरा, ये एक ऑक्सबो लेक बन जाती है जब कट हो जाती है रिवर से, तो ये बन जाती है ऑक्सबो लेक। फिर आगे देखते हैं, ये आ गए हमारे एमसीक्यूज। फिर विच इज नॉट अ इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव, तो इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है? अब हमने क्लिफ बताया था। जो क्लिफ क्या होता है, मान लो इस तरीके से हमारा पहले एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे विंड आती है, क्या आते हैं सी वेव की वजह से ये इरोड होता रहा, इरोड होता रहा, तो एक बार को वो इस तरीके से बन जाता है, तो ये बन जाती है हमारी क्लिफ। तो ये भी हमारा एक इरोजनल फीचर है। फिर अभी हमने बीच पढ़ा, बीच क्या है? बीच हमारा डिपोजिशनल फीचर, तो इरोजनल फीचर नहीं, तो ऐसा हमारा आंसर हो गया बीच। अब सी केव क्या थे? सी केव मान लो हमारे कुछ इस तरीके के बीच में पत्थर से है, तो उस पे जब हमारी विंड टकराती है, तो यहाँ से एक आगे वाला जो पोर्शन है वो गायब हो जाता है, तो इतना ये एक सी केव बन जाती है। फिर आगे द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर क्या है? मोरेन। तो आपको याद रखना है किससे रिलेटेड, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सडन मूवमेंट से क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब वॉल्केनो। फिर आगे मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम रॉक कहाँ मिलते हैं? हमारे डेजर्ट में। फिर ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ मिलते हैं? ग्लेशियर में नहीं मिलते, ना ही डेजर्ट में मिलते, वो मिलते हैं रिवर वैलीज में। फिर हम और आगे देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग। अब ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर एक रिवर ऑफ आइस, यहाँ से हो गया रिवर ऑफ आइस। फिर मियंडर्स, मियंडर्स क्या होते हैं? मियंडर जो इस तरीके से हमारी रिवर की मूवमेंट होती है होते हैं मियंडर। तो उसको मैच कराते हैं, मियंडर हो जाएगा हमारा रिवर्स। कौन फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं रिवर्स। फिर बीच, बीच कहाँ होता है? बीच होता है हमारे सी शोर पे। फिर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स कहाँ होते हैं? हमारे डेजर्ट में। फिर वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या होता है? एक जो सडन क्या बोलते हैं, एक जो लो एरिया होता है, मान लो हमारे जो रिवर है वो पहले नॉर्मली ऐसे मूव कर रही थी, फिर यहाँ पे सडन स्टीप स्लोप आया, तो जो पानी है वो नीचे गिरेगा, तो ये बन जाता है हमारा वाटरफॉल। वाटरफॉल। तो वाटरफॉल किस वजह से होता है? वो हमारा जैसे इन सब में देखो मशरूम रॉक होगा नहीं, फिर यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होगा नहीं, सी क्लिफ होगा नहीं, तो बन जाता है हार्ड बेड रॉक। जो हमारे वाटरफॉल होता है वो होता है हार्ड बेड रॉक। फिर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक होता है हमारे वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ की वजह से। तो यही क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी में। तो आई होप सो आपको जो ये सारी चीजें वो समझ में आई होंगी। मैंने इसमें अलग अलग इमेजेस भी यूज करे हैं और मतलब विकीपीडिया का भी यूज करा है, ताकि जो आपकी बेसिक चीजें वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। और जो ये पीडीएफ है एनसीईआरटी की, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरीके से हम जो अगले चैप्टर्स है वो भी कवर करते रहेंगे ज्योग्राफी के। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।